Morning, good morning, all of you. Welcome back in chemistry tutorial, the Mughal 16 to 17th century, chapter number 4. तो फ्रेंड टॉपिक है सुलह कुल। जहांगीर अकबर के बेटे ने इसे डिस्क्राइब किया और ये बताया कि सुलह कुल जो कि एक जिसमें बहुत सारे कमरे बने हुए थे हर क्लासेस के लिए, हर फॉलोअर्स के लिए, अपोजिट रिलीजन्स के लिए, प्रोफेसर के लिए, एंड फॉर बिलीव्स गुड और बैड, अच्छे और बुरे हर तरह के अनुभवों के लिए असहिष्णुता को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया था इसके अंदर। सबसे बड़ी बातें ये थी कि सुन्नी और सियास एक ही मॉस्क में आकर के मिले। क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ज्यूस और क्रिश्चियंस दोनों एक ही जगह आकर के प्रे करें। ऐसा मेनली इसलिए कहा गया क्योंकि अकबर जो था एकदम यूनिवर्सल पीस लेकर के लाना चाहता था, और जो कि सुलह कुल के द्वारा उसने ऐसा सोचा कि यह संभव हो पाएगा। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि राजा होने के नाते वो चूंकि एक बादशाह था, राजा था, वो ना कि एक धर्मगुरु था अकबर, जिस कारण से इसकी बातों को पूरी तरीके से लोग मानने को तैयार नहीं थे, और ना ही इस सुलह कुल को लोग अपनाना चाहते थे और इसे फॉलो करना चाहते थे। केवल इसे जानने वाले लोग, पहचानने वाले लोगों ने ही इस सुलह कुल में भाग लिया, या यूँ कहेंगे कि इसमें पार्टिसिपेट किया और इसके फॉलोअर बने। द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। मुगल एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एफिशिएंसी अच्छी, या यूँ कहें कि बहुत अच्छी होने के कारण इनकी ग्रेट इकोनॉमिक कॉमर्शियल प्रॉस्पेरिटी थी। इंटरनेशनल ट्रैवलर ने, मतलब जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर आए, उन्होंने इंडिया, यानी कि इंडिया पर रूल कर रहे मुगल एम्पायर के फेबल लैंड और वेल्थ के बारे में काफ़ी ज़्यादा लिखा है और बताया है कि ये कितना ज़्यादा प्रॉस्पेरस था मुगल एम्पायर। बट ये बातें भी उन ट्रैवलर्स ने लिखी हैं और बताई हैं कि कहीं ना कहीं साइड बाय साइड उन्हें मतलब पॉवर्टी देखने को मिली है। ग्रेट पॉवर्टी तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ पार्ट्स में पॉवर्टी देखने को मिली, यानी कि इससे उन्हें ये समझ में आता है कि इनइक्वालिटी, यानी कि उन्हें ही नहीं बल्कि हमें भी ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जहाँ हम ये सुनते हैं या ये पढ़ते हैं कि अकबर काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस था या मुगल एम्पायर बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस था, और कहीं ना कहीं अगर ये पॉवर्टी की बातें आ रही हैं जो साइड बाय साइड देखने को इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को मिली हैं, तो कहीं ना कहीं बातें ये है कि इनइक्वालिटीज़ जो थी वो अकबर के रेन। तो जहांगीर के जहांगीर के बेटे शाहजहां के बारे में बात करें तो शाहजहां के रेन में हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार वर ओनली 445, यानी कि 445 ही आउट ऑफ 8000 में जो थे हाईएस्ट रैंक पर केवल 445 ही थे, या कहे कि 445 ही थे, और 5.6% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मनसबदार, और इन मनसबदारों की संख्या मतलब टोटल मनसबदारों से 5.6% थी। लेकिन ये जो थे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। करीबन 445 नंबर ऑफ हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार टोटल 61.5% रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और अपनी सैलरीज पर और अपने ट्रूप्स पर खर्चा किया करते थे, और बाद बाकी जो बचे हुए मनसबदार थे वो बाद बाकी बचे हुए परसेंटेज का मनसबदार मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और अपने घोड़ों पर, अपने सैलरी पर खर्च किया करते थे। इससे एक बातें तो सामने आती है कि इनइक्वलिटीज तो थी, जैसा कि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स ने अपने राइटिंग में डिस्क्राइब किया है। मुगल एम्पायर में मनसबदार जो थे अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा मतलब अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा सैलरी और गुड्स पर खर्चा करते थे। एक्सपेंडिचर और बेनिफिट
द आर्टिसंस एंड पीजेंट्री, जिससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आर्टिसंस को और पीजेंट्री को होता था, जो कि गुड्स और प्रोडक्ट सप्लाई करते थे मनसबदार्स को, या यूँ कहें कि मनसबदार के पास रहने वाले ट्रुप्स को। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के हाथ में इन्वेस्टमेंट के लिए रेवेन्यू कलेक्शन काफ़ी कम था, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन का बचा हुआ पार्ट ही नहीं मिलता था। तो पीजेंट एंड द आर्टिसंस जो थे, पुअरेस्ट अमॉन्ग देम लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, किसी तरीके से ये पेट चलाते थे और अपना गुजारा करते थे, और ये सबसे ज़्यादा गरीब थे जो पेजेंट्री क्लास थे। इन्वेस्टिंग इन एडिशनल रिसोर्सेस, और हार्डली ही ये अपने एडिशनल रिसोर्सेस पर खर्चा कर पाते थे, या टूल्स एंड सप्लाईज पर। टूल्स और सप्लाई पर ऐसे तो खर्च करने पर क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि पीजेंट्री के पास इतनी ताकत नहीं होती थी, मतलब एक्स्ट्रा इनकम उनके पास नहीं थी जिस कारण से वो इन्वेस्टमेंट कर पाए। ये केवल वेल्दी पीजेंट्री करते थे, आर्टिसनल ग्रुप्स कर पाते थे, मर्चेंट्स कर पाते थे, और बैंकर्स कर पाते। इकोनॉमिकल वर्ल्ड में केवल उन्हीं के पास इतना पैसा होता था कि वो एक्स्ट्रा या एडिशनल खर्चा कर पाए। अब हम बात करें इनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्सेस कमांडेड बाय द मुगल इलाइट। मुगल इलाइट के द्वारा इनॉर्मस वेल्थ और या फिर रिसोर्सेस को कमांड किया जाता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप होते थे, और पीपल इन लेट 17th सेंचुरी, और ये लेट 17th सेंचुरी की बात है। मुगल एम्पायर हम देखेंगे धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा, क्योंकि इनके सर्वेंट जो थे धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए, और पावरफुल सेंटर ऑफ पावर इन द रीजन्स। और इस रीजन में क्या होने लगा कि मुगल एम्पायर के सर्वेंट ही धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस होने लगी, तो धीरे धीरे न्यू डायनेस्टीज फॉर्म होने लगेगी। और ये जो न्यू डायनेस्टीज फॉर्म होगी, वो अपने आप को खुद ही एक राजा घोषित करने लगेंगे, या अपने एरिया का राजा घोषित करने लगेंगे। और उसके अलावे हैदराबाद और अवध जैसे इलाके में पहले ये चीज़ शुरू हुई, और उन्होंने कमांड किया अपने प्रोविंस में कि हमने एक नई डायनेस्टी या न्यू डायनेस्टी फॉर्म कर दी है। तो हालांकि कंटिन्यू, लेकिन ये बातें रहीं कि मुगल एम्पियर अब केवल दिल्ली में एज ए मास्टर वर्क कर रहे थे। उनके 18th सेंचुरी में प्रोविंसेस जो थी ऑफ एम्पायर हैड कंसोलिडेटेड देयर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज। तो इन्होंने खुद की पॉलिटिकल आइडेंटिटी को अब एक्सेप्ट कर लिया था, और अपनी पावर को कंसोलिडेट कर लिया था। वही थे जो मुगल एम्पायर के यहाँ कभी सर्वेंट हुआ करते थे, या कभी इनके स्टाफ हुआ करते थे। तो मैंने पहले ही कहा कि मनसबदारी के कारण ज़मीन इतनी बढ़ती चली गई, इतनी बढ़ती चली गई कि मुग़लों के हाथ से ज़मीन चला गया। उसके अलावे अब बात करें कि अब जब मनसबदारी ही हम पहले ही दे चुके हैं, तो उसमें जो भी रेवेन्यू कलेक्शन था वो स्टाफ से ही लेंगे, और जिस कारण से क्या हुआ कि हाथ से वेल्थ भी चली गई, धीरे धीरे ज़मीनें भी चली गई, और वही स्टाफ या वही उनके नीचे सर्वेंट काम करने वाले जो थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो गए, और धीरे धीरे मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर गया। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर न्यू चैप्टर के साथ फिर से मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू।